हे गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। और आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट द एंट्री स्लिप, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म एंड क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, क्या डेट है, टाइम है, जो भी चीजें होती है कि फ्रॉम एंट्री टिल एग्जिट। जो आप दिल्ली में एनबीएमएस के ऑफिस जाएंगे तो अंदर क्या क्या चीजें होती है, कैसा कैसा होता है, जो प्रोसेस है आपका एंट्री स्लिप का, जो प्रोसेस हो गया, जो आपका एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट लेने का जो प्रोसेस है, उस प्रोसेस के बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। एंड उसके बाद एक अगला वीडियो बनाऊंगा, डेडिकेटेड वीडियो, जो सिर्फ और सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन को फिलअप कैसे करते हैं उसके बारे में होगा। सो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब टू दिस चैनल सो दैट आप वो इंपॉर्टेंट जो वीडियो है उसको आप मिस ना करें। एंड इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो आप लोग जैसे देख सकते हैं कि यहाँ पर एक सिग्नेचर करना होगा कैंडिडेट का। एंड ये एंट्री स्लिप है, जो लिंक है वो मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, वहां पर जाके क्लिक करके आप अपना रोल नंबर और जो जो चीजें मांगते हैं वो सब डालकर एंट्री स्लिप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लिखा हुआ है कि दिस डॉक्यूमेंट शुड बी ब्रॉट इन हार्ड कॉपी विच शैल बी डिपॉजिटेड इन एनबीएमएस ऑफिस। तो ये वाला जो है आप लोग कलर जेरोक्स ही कीजिएगा। बहुत लोग पूछते हैं कलर करें ब्लैक एंड व्हाइट, भाई कलर कर लो, बेटर रहेगा। एंड ये आपका सीक्वेंस नंबर हो गया, यहाँ रोल नंबर लिखा है, नाम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ लिखा है। रिपोर्टिंग डेट इसमें लिखा है 13/10 मतलब हो गया 13 अक्टूबर। तो 13 अक्टूबर का रिपोर्टिंग डेट है। टाइम है 4 बजे से लेकर 4:30 बजे शाम के टाइम पे, और स्टेशन है C1। जब हम लोगों का टाइम पे था उस टाइम पे A1 A2 था, अभी C1 है। तो हो सकता है कि ज्यादा बच्चे पास हुए हों या फिर ज्यादा जल्दी करना है इनको, उसके वजह से भी वो लोगों ने हो सकता है जो A1 A2 B1 B2 C1 C2 ऐसा करके किया होगा, तो वो आप अंदर जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर कि इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है। मोबाइल अलाउड नहीं है। मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ आइडेंटिटी इज अ ऑफेंस। तो ऐसे अपने ट्विन को लेकर नहीं जाना है, ट्विन को नहीं भेजना है। अनफेयर मीन्स केस shall be registered against the candidate who found to have false forged document। वही है, जो भी है, फोर्जरी वगैरह वो सब कुछ करना नहीं है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, फेलियर टू प्रोड्यूस रिक्वायर्ड सर्टिफिकेट इन ओरिजिनल वुड लीड टू डिनायल ऑफ इशुएंस ऑफ एफएमजी पासिंग सर्टिफिकेट। तो ये मत सोचना कि चलो मैं आधार कार्ड का जेरोक्स लेके चला जाता हूँ, या फिर मैं मेरा कास्ट सर्टिफिकेट अगर है तुम लोग का, अगर नीट यूजी के रिपोर्ट कार्ड के हिसाब से अगर तुम जा रहे हो और उसमें तुम्हारा ओबीसी सर्टिफिकेट के हिसाब से तुम पास हुए हो, तो तुम अपना नया जो ब्रांड न्यू अभी 2025 का जो है ओबीसी सर्टिफिकेट लेके जा सकते हो, और सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये एक पिछले बार का प्रॉब्लम था, लोगों का क्वेश्चन आता था कि मैंने सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर दिया है बट मेरे पास अभी सर्टिफिकेट नहीं है, मेरे पास अभी वो जो क्या बोलते हैं उसको, एक्नॉलेजमेंट पेपर है उस सर्टिफिकेट का, तो वो चलेगा कि नहीं? नहीं, तुमको तुम्हारा ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके जाना है, कास्ट सर्टिफिकेट। क्या लिखा हुआ है, एनबीएमएस रिजर्व इट्स राइट टू विथहोल्ड द सर्टिफिकेट ऑफ एनी एफएमजी क्वालिफाइड कैंडिडेट फॉर फर्दर वेरीफाइंग द जेन्युइननेस ऑफ आइडेंटिटी और डॉक्यूमेंट थ्रू मेजर्स और अबव दोज स्पेसिफाइड हियर इन बिलो। क्या क्या लेके जाना है ये देखो। Qualified and eligible candidate are required to be present at specific date and time to collect their pass certificate। The shall require original में चाहिए क्या क्या, admit card of FMG June 2025, preferably not compulsorily, preferably the same copy used on the day of examination। अगर किसी का खो गया है तुम लोग नॉर्मल उसका कलर प्रिंट लेके जा सकते हो, बट प्रीफरेबली एडमिट कार्ड जो तुमने एग्जाम के टाइम पे यूज किया था वही। सेकेंड, passport। Citizen of Nepal are required to bring photo ID issued by Government of India if they have obtained their primary medical qualification outside Nepal। They are required to bring the passport issued by the Government of Nepal also। लेकिन जो इंडियंस नेपाल में जाके पढ़े हैं उनको पासपोर्ट की जरूरत नहीं है, तो उन लोगों के लिए पासपोर्ट नहीं है। ठीक है, तुम लोग के लिए तुम्हारा आधार कार्ड, पैन कार्ड, तुम्हारा जो भी और नेपाल के डॉक्यूमेंट है वो सब चीजें हैं। ये हो गया उन लोगों के लिए जो रशिया, यूक्रेन, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, जहां भी पासपोर्ट चाहिए होता था। फिर है डिग्री सर्टिफिकेट या प्रोविजनल पासिंग सर्टिफिकेट ऑफ प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन ड्यूली अपोस्टाइल्ड बाय एप्रोप्रिएट अथॉरिटी अटेस्टेड बाय एम्बेसी ऑफ इंडिया। मतलब बेसिकली तुमने जो तुम्हारे एफएमजी के फॉर्म फिलअप के टाइम पे जो तुम्हारा डिग्री, अपोस्टाइल वगैरह जो अपलोड किया था, उन्हीं चीजों का ओरिजिनल तुमको लेके जाना है। ठीक है, द सर्टिफिकेट मस्ट क्लियरली
establish that the result of the final examination for such a primary medical qualification was declared on or before the cutoff date of 30/4/2025। मतलब 2025 के अप्रैल से पहले का तुम्हारा डिग्री होना चाहिए। 2025 के अप्रैल के बाद का अगर तुम्हारा डिग्री है तो तुम इस वाले एफएमजी एग्जामिनेशन में इवन इफ पास हुए हो बट यू आर नॉट गेटिंग योर पास सर्टिफिकेट। ये चीज इस बार स्पेसिफिकली डाला हुआ है, ये इस बार डाला हुआ। कभी ऐसा लिखा हुआ नहीं रहता था कि कोई कट ऑफ डेट है तुम्हारा डिग्री का। ये फर्स्ट टाइम है जो ऐसे कट ऑफ डेट भी बोला गया डिग्री का। Note, to refrain any confusion, if the attestation या apostille is on separate paper document, candidate is required to bring both the original primary medical degree या pass certificate and the original attestation, because mostly maximum लोगों का ना जो डिग्री होता है उसी के पीछे में पास सर्टिफिकेट जो अटेस्टेशन उसका ठप्पा होता है या स्टिकर होता है। कुछ लोगों के पास अगर अलग से है तो वो भी लेके आना है, दोनों लेके आना है। और ये चीज ये 30/4/2025 के पहले तुम लोग का तुम्हारा डिग्री होना चाहिए, अपोस्टाइल होना चाहिए, जो भी काम वाम है वो सब होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट, ठीक है। हाउएवर इफ यू हैड जॉइंड द प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग द पीरियड व्हेन ईसी वाज एग्जेम्प्टेड, मतलब 2014 13 या 14 के टाइम पे एक बार हुआ था, तो द प्रूफ ऑफ एडमिशन टू द प्राइमरी मेडिकल क्वालिफिकेशन ड्यूरिंग दैट पीरियड शुड बी ब्रॉट टू कंफर्म द डेट ऑफ एडमिशन। जो लोग 13 या 14 में एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट एक साल के लिए एग्जेम्प्टेड था, तो तुम्हारे पास तुम्हारा एडमिशन लेटर होना चाहिए जिसमें ये लिखा हो कि तुमने उसी साल एडमिशन लिया है। बाकी जो 2017-18 वाले हैं, 19 वाले हैं जो नीट यूजी का यूज करें, उन लोगों के लिए एडमिशन लेटर का कोई जरूरत नहीं है, वो स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए, ठीक है। Those candidates who have submitted NEET UG scorecard in lieu of eligibility certificate are mandatorily required to bring mark sheet of senior secondary class 12 का in original and their caste certificate issued by competent authority at the time of admission to the primary। oh okay यहाँ पर इस बार क्या लिखा है, पिछले बार क्या था कि नया कास्ट सर्टिफिकेट भी यूज किया जा रहा था, 2025 के मार्च अप्रैल के टाइम का कास्ट सर्टिफिकेट यूज हो रहा था, बट अब क्या लिखा है ये देखो अच्छे से, इसको देखते हैं। मैंडेटरीली रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द क्लास 12 का इन ओरिजिनल एंड देयर कास्ट सर्टिफिकेट issued by competent authority at the time of admission to primary medical qualification in case where any relaxation for qualifying marks of physics chemistry biology has been claimed as per provision of ठीक है। अगर इस बार अब कोई ओबीसी कैटेगरी में नीट यूजी पास हुआ है लेकिन उसके पास 2018 का या 2019 का जिस मोमेंट को उसने एडमिशन लिया जिसमें उसका नीट यूजी का जो पासिंग सर्टिफिकेट है, नीट यूजी का जो रिपोर्ट कार्ड है उसको एलिजिबिलिटी सर्टिफिकेट के हिसाब से यूज किया गया था और उसमें वो ओबीसी के हिसाब से पास है, तो उसको 2018 का जिस साल उसने एडमिशन लिया उस साल का उसको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। अगर उसके पास उस साल का नहीं है तो अभी के लिए एटलीस्ट अपना नया वाला कास्ट सर्टिफिकेट लेके जाओ, देखो हो सकता है अगर कोई रिलैक्सेशन मिले, बट जो भी होगा मुझे भी कमेंट में बता देना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशूड वन वैलिड फोटो आईडी इन एडिशन टू द पासपोर्ट, हो गया वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आधार कार्ड बियरिंग कलर्ड फोटोग्राफ, कलर्ड आधार कार्ड। तो इसमें आधार कार्ड तुम प्रिंट करके लैमिनेट करके जो है आधार कार्ड का जो मतलब वेबसाइट जो है UADAI जो वेबसाइट है उसमें से डाउनलोड करो अपना आधार कार्ड, उसमें क्वेश्चन मार्क जैसा रहता है, उस क्वेश्चन मार्क को ग्रीन टिक कराना है, डिजिटली वेरीफाई कराना है, देन उसको प्रिंट कराना। तुम्हारे आधार कार्ड में वो क्वेश्चन मार्क नहीं रहना चाहिए और पूरा जो सीधा आधार कार्ड होता है, छोटा आधार कार्ड नहीं जो नीचे वाला काटने के लिए होता है वो नहीं, पूरा सीधा आधार कार्ड उसको फोल्ड करके लैमिनेट कराना लंबा वाला, तभी होगा कि हाँ ये ओरिजिनल तुमने वेबसाइट से डाउनलोड किया है। ओके, कैंडिडेट ये एंट्री ऑफ कैंडिडेट इज रिस्ट्रिक्टेड स्ट्रिक्टली एज पर टाइम स्लॉट। Candidate are advised to report NBMS strictly as per assigned time slot to avoid any crowding. Candidate not reporting at the time slot of assigned days will have to wait for their turn depending on the availability of the vacant slots. Kindly do not report on any day other than the scheduled date unless the appointment has a ठीक है। Candidate are advised to make their return journey travel arrangement preferably for the end of the certificate collection day, considering any unexpected time being taken in the verification। मतलब अगर तुम्हारा सुबह 10 बजे से 10:30 बजे है, इसका मतलब ये नहीं है कि दोपहर के 2 बजे तुमने रिटर्न का टिकट कर लिया। रिटर्न का तुम करोगे तो अगले दिन करो, तो रात के 8 बजे करो कि NBMS का ऑफिस बंद हो गया उसके बाद, बिकॉज
तो हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट में इशू हो और तुमको वहां बिठा के रखा जाए या ज्यादा टाइम लग जाए, जस्ट बिकॉज कि वो 10 से 10:30 से, तो ऐसा नहीं कि आधे घंटे में ही होना है, इट माइट टेक टाइम। कैंडिडेट एडवाइस टू रिफ्रेन फ्रॉम टैटूइंग देयर फिंगर्स विद हीना, क्योंकि वहां पर फिंगरप्रिंट भी वहां डिजिटल जैसे आधार कार्ड वाला होता है वैसे फिंगरप्रिंट यूज किया जाता है। उसमें अगर तुम्हारा कुछ मेहंदी वगैरह लगा रहा और फिंगरप्रिंट काम नहीं किया तो फिर वो लोग दिक्कत कर सकते हैं। अब यहाँ पर डेट ऑफ अराइवल एट सीपीएमक्यू मतलब फ्रॉम होम कंट्री से वहां जब अराइव किए थे। बेसिकली यहाँ पर जो है ना तुम्हारा जो स्टैंप है वो इंडिया का स्टैंप नहीं बल्कि रशिया, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, यूक्रेन जहां का भी है वहां का तुम्हारा स्टैंप होना चाहिए। अगर तुम्हारा 10 से ज्यादा ट्रेवल है तो तुम इस पेज के, इसी पेज का, ये वाला जो पेज है, ये वाला जो पेज को तुम प्रिंट करोगे, इस पेज के पीछे तरफ में सेम ऐसा बॉक्स बना के फिर बाकी चीजों को लिख कर फिर बाकी चीजें तुम लिख सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पर क्या क्या मांगा है, पहला तो हो गया तुम्हारा वहां उस कंट्री में जब तुम पहुंचे उस दिन का ठप्पा, देन उस कंट्री से निकले तब का ठप्पा, मतलब वहां का अराइवल वहां का डिपार्चर, इंडिया का कुछ कनेक्शन नहीं है। वैलिडिटी ऑफ वीजा इशूड बाय सीपीएमक्यू कवरिंग दिस ट्रिप, तो वो वैलिडिटी लिख दिया जून 2018। अगर यहाँ पर तुम्हारा एक ऐसा है ना जिसमें 2 वीजाज लग रहे हैं तो उसमें तुम ऐसे करके यहाँ जून 2018 से जून दो मतलब जून 2019, जून 2019 से जून 2020, इसका मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा बिकॉज इसमें समझाई जाऊंगा तो बहुत लंबा चला जाएगा। ऑलरेडी 12 मिनट हो चुका है। ऐसे करके के करना है। लेकिन अगर यहाँ पर एक डेट डाले, ठीक है, अब तुम्हारे पास फिर तुम कोविड में वहीं रुक गए थे, तुम 3 साल से तुम्हारा ये वीजा जो वो एक्सटेंड हो जा रहा है, तो यहाँ जून लिखा, यहाँ फिर जून लिखा, यहाँ फिर जून लिखा, फिर यहाँ डेट लिखा। जरूरी नहीं है कि 1 के बाजू में ही 1 लिखना है, 2 के बगल में ही 2 लिखना है, नहीं, ऐसा कुछ कंपलसरी नहीं है। ठीक है। तुमने यहाँ पर अपना डेट लिखा, यहाँ डेट लिखा, यहाँ वैलिडिटी लिखा, यहाँ डेट लिखा, डेटा वैलिडिटी लिखा, यहाँ डेट लिखा, लिखा फिर वैलिडिटी लिखा, वैलिडिटी लिखा, वैलिडिटी लिखा, फिर यहाँ लिख के वैलिडिटी लिखा। ऐसा अगर तुम्हारा पासपोर्ट ज्यादा एक्सटेंड हुआ है, 2 साल से तुम वहीं पर हो, 3 साल से वहीं पर हो, तुम्हारा 4 बार पासपोर्ट एक्सटेंड हो गया, तो इतने छोटे जगह में तो तुम 4 नहीं लिख सकते ना, तो तुम यहाँ यूज कर सकते हो इन सब चीजों को और फिर यहाँ ऐसे डेट लिख सकते हो। जस्ट बिकॉज यहाँ 4 लिखा है तो इसको यहाँ लिखना है, नहीं, ऐसा नहीं है। और उसके बाद 9 मंथ 27 डेज जैसा भी है तुम्हारा जो ट्रिप है, दिस माइनस दिस इज इक्वल टू दिस। ठीक है। 20/8, तो यहाँ पर ना चलो एग्जाम्पल में देखते हैं। 20/8/18 से 16/5 डेट एंड टाइम कैलकुलेटर एक होता है, डेट कैलकुलेटर, नहीं ये नहीं, एज कैलकुलेटर, डेट कैलकुलेटर। हाँ, यहाँ पर क्या है, आ गया 20/8/18, 15/6/19, 20/8/2018 स्टार्ट डेट, एंड डेट कहा गया, काउंट डेज, हाँ, से 19 कितना था, 15/6/19, 15/06/2019। ठीक है। कैलकुलेट, ये हो गया तुम्हारा 299 डेज, 9 मंथ 26 डेज, 9 मंथ 27 डेज, मतलब कि तुम्हारा 15/6/2019 को भी यूज किया जा रहा है। ठीक है। इंक्लूड द डेट, अब कैलकुलेट किए तो अब है 9 मंथ 27 डेज, 9 मंथ 27 डेज। तो तुम लोग यहाँ पर ये वाला भी बटन जो है इंक्लूड एंड डेट ऑफ कैलकुलेशन को भी टिक करके फिर करना। ठीक है। ये हो गया तुम्हारा कि तुम उस कंट्री में कितने दिन रहे थे। और फिर यहाँ पर अगर अगर तुम्हारा यहाँ तक एंड हो जा रहा है, ठीक है, ये तीनों ऐसे ही ब्लैंक छोड़ रहे हैं, तो यहाँ लिख देना टोटल, ये जो भी है इन सबको ऐड करके यहाँ टोटल 30, बाई चांस ऐसे ही कि 47 मंथ 18 डेज। ठीक है। और अगर तुम्हारा ऑनलाइन भी था तो फिर यहाँ पर ऑनलाइन भी लिखना, तब यहाँ नहीं, तब यहाँ लिखना ऑनलाइन नहीं, तब यहाँ लिखना टोटल, ये वाला पूरा टोटल लिख दिए, फिर यहाँ लिखना ऑनलाइन। और ऑनलाइन तुम्हारा जो है, जो इंडिया में तुम थे
वो ऑनलाइन का तुम फिर यहाँ पर ड्यूरेशन लिखोगे, ठीक है। स्टेट मेडिकल काउंसिल में तुमको फिर अलग से सेम ऐसा बनाया जाएगा, बट उसमें तुम्हारा ऑनलाइन ड्यूरेशन, ऑफलाइन ड्यूरेशन, कंपनसेशन, डेट वगैरह वो सब चीजें होंगी, उसका बाद में बताएंगे वीडियो। फिर डिटेल मेंशन, हाँ, द डिटेल मेंशन हियर अबाउट शुड बी सपोर्टेड विद द इमिग्रेशन स्टैम्प इन द पासपोर्ट एंड वीजा डॉक्यूमेंट मे बी आस्क्ड फॉर वेरिफिकेशन एट द टाइम ऑफ इन पर्सन। हर किसी को नहीं पूछा जाता, बट रैंडमली पूछा जा सकता है, सो रेडी रहना। दैट आई फुलफिल द एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट, आई हैव गॉन थ्रू द ग्रेजुएट, ठीक है। ये देखो, दैट आई एम इन पोजेशन ऑफ द रेलिवेंट कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम अ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी issued at the time of my admission to primary at the time, and in case I have claimed any relaxed criteria towards minimum qualifying marks of physics chemistry biology english, क्योंकि उसमें भी मिनिमम क्वालिफाइड मार्क्स जो है पीसीएम बी पीसीबीई, अच्छा, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश का कुछ तो 50% का ऐसा मिनिमम है। मतलब बेसिकली नीट यूजी के लिए जो एलिजिबल है ना, नीट यूजी के लिए तुम्हारा फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का टोटल 50% से ज्यादा होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास नीट यूजी का तुम्हारा पासिंग सर्टिफिकेट है ना, बस। लेकिन वो लोग अभी क्लास 12 पर मांग रहे हैं, बिकॉज हो सकता है कि बहुत सारे लोगों का 47%, 48% है। तो वही है कि अभी लोग अगर पूछेंगे कि अगर मेरा ऐसा है, मेरा 49% हो रहा है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी मिलाकर, या फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी इंग्लिश मिलाकर भी मेरा 49% हो रहा है, 49.6% हो रहा है, या 48% हो रहा है, तो आगे क्या होगा नहीं पता। जो फर्स्ट जिसका भी है, मैं अभी पूछूंगा और भी लोगों को, जिसका भी पहला दिन जाएगा उससे मैं पता करूंगा, पूछूंगा कैसा रहा कैसा नहीं, कुछ भी ऐसा जो ये सारे जो इश्यूज हैं उसके बारे में, और अगर कुछ पता चलता है तो फिर आगे मैं आप लोगों को अपडेट करूंगा। तो बस यही है। ठीक है, अगर अगर कोई उस दिन नहीं आ पा रहा है, कोई अगर उस दिन नहीं कलेक्ट कर पा रहा है, बिकॉज बहुत सारे ना ऐसे चाइना का या किसी ऐसे कुछ कंट्रीज का है कि वो लोग आते हैं एग्जाम देते हैं, बिकॉज उनको प्रोविजनल मिल जाता है, फिर 1 साल का उनको इंटर्नशिप भी करना होता है चाइना वगैरह में। तो वैसा अगर सीन है और वो चाइना चला गया है वापस, तो तुम लोग वापस से जिस दिन तुम्हारा है ये डेट, उस दिन तुम नहीं आ पाए तो वापस से तुम अप्लाई कर सकते हो नए डेट के लिए। तो उसका भी लिंक मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में। एंड मैं एक टेलीग्राम का ग्रुप बनाया है जस्ट फॉर सेल्फ डिक्लेरेशन, सिर्फ सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए, कि अगर किसी को सेल्फ डिक्लेरेशन वगैरह में कुछ डाउट रहा, अगर कोई सेल्फ डिक्लेरेशन मेरे बताने के बाद, क्योंकि अगला वीडियो अभी आने ही वाला है, एक दिन मैक्सिमम, एक दिन वेट करो, एक दिन में मैं डाल दूंगा। उसमें भी अगर वो सब करने के बावजूद अगर किसी को नहीं समझ में आ रहा है एंड स्टिल दे वांट कि मैं ही उनका फिलअप कर दूं, सो उस टेलीग्राम ग्रुप में आप लोग आओ, टेलीग्राम ग्रुप में ज्वाइन करो। उसमें कुछ पैसे भी लगेंगे, फ्री में तो इतने सारे लोगों को मैं नहीं ही कर पाऊंगा, सो देयर विल बी सम मॉनिटरी चार्जेस। वो सब चीजें मैं उस ग्रुप के डिस्क्रिप्शन या जो भी होता है, कभी मैंने कभी ग्रुप बनाया भी नहीं है तो मुझे आइडिया नहीं है, बट वहां पर पिन कमेंट्स वगैरह में मैं पूरा लिख दूंगा। और जैसा भी होगा मुझे कांटेक्ट करोगे आप उस ग्रुप में, फिर डीएम वगैरह करके हम लोग फिलअप कर देंगे, साथ में कर देंगे। या फिर ऐसा हुआ कि दो चीजें हैं, बिकॉज पिछले बार ऐसा हुआ था कि लोग जो है वीडियो देखकर समझ ले रहे हैं सब कुछ, स्टिल दे आर हैविंग सम डाउट्स, और वो लोग वो सम डाउट्स के लिए मुझे बोलते हैं कि एक बार चेक कर लो। मैं अभी यहाँ पर ऑलरेडी कर रहा हूँ काम, मेरे 8 घंटे 10 घंटे के ड्यूटीज रहते हैं, उसके बाद फिर ऐसे रात के अभी 9:30 बज रहे हैं जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो नहीं हो पाएगा उतना टाइम। सो उन सब चीज़ों का जो भी चीज़ें हैं डिटेल्स मैं डाल दूंगा ग्रुप पे, और आप लोग देख लेना जैसा भी होगा, जैसा भी जो पसंद है, जिसको अगर उसके बावजूद लग रहा है कि हाँ ठीक है, इफ यू आर रेडी टू पे द मॉनिटरी चार्जेस देन वी कैन टॉक अबाउट इट। सो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही, एंड मैं बहुत जल्द ही सेल्फ डिक्लेरेशन का पूरा डिटेल वीडियो डालूंगा। वो वीडियो देख के 90% लोगों को, 99% लोगों को समझ में आ जाएगा कैसे सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म फिलअप करना है। फिर भी अगर 1% लोगों का कुछ अगर इशू रहा ऑनलाइन ऑफलाइन, कंट्री चेंज और ये सब चीजों का, सो यू कैन ज्वाइन द टेलीग्राम ग्रुप एंड वी विल टॉक अबाउट इट इन दैट ग्रुप, ताकि और भी लोगों को कंफ्यूज ना हो। कोई एक जन अपना डाउट पूछे, मैं उसका रिप्लाई दूं, तो और 4 लोगों को सेम डाउट्स उनका आंसर मिल जाए। ठीक है, तो मिलते हैं
नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।